Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 जून 2024 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे हम सभी लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में बिल्कुल कंसंट्रेशन इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। दोस्तों बिलीव करना, थोड़े दिनों में आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा कि यार मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, करंट अफेयर्स मुझको समझ में आ रहे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। फिर दूसरे टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना, अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, ये जो वीडियो है दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट है, बिल्कुल सटीक वीडियो। जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल और केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दी गई है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होने वाली। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आज मॉर्निंग में 5 बजे उठकर ये कौन कौन वीडियो देख रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इसके बारे में बताना। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और फिर से याद दिला रहा हूं, ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को सुनना, लास्ट में टेस्ट देना है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। बात हो रही है एयर LORA लोरा के बारे में। अब ये है क्या, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले तो दोस्तों यहाँ पे ये जान लो ये न्यूज़ में क्यों है, खबर क्या आ रही है। हर एक आर्टिकल में इस तरीके से आपको 2 से 4 लाइनों में यह न्यूज़ मिल जाएगी। फिर उसके बाद पीछे का बैकग्राउंड डेटा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हुआ यह है कि जो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है उन्होंने एयर लॉन्च वेरिएंट इस लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का रिसेंटली दुनिया को दिखाया है। इस वजह से यह न्यूज़ में है। आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली लोरा की फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे आप कह सकते हो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है। ये एक मिसाइल है जो कह सकते हो लंबे रास्ते को तय कर सकती है। और दूसरी बात, इसके आगे वर्ड यूज़ किया जा रहा है एयर लॉन्च वेरिएंट, यानी आप इसको हवा से लॉन्च कर सकते हैं, सीधा यहाँ पर आसमान से लॉन्च करेंगे, ग्राउंड पर, धरती पर अगर आपका कोई दुश्मन है उसको अटैक कर सकते हैं। समझ गए, इस प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल इसको तैयार किया गया है। और ये जो मिसाइल है इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, तो वो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ही किया है। जैसे मैंने बोला, लंबा रास्ता तय करने वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। कई बार दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए ये कौन सी मिसाइल है, तो ध्यान रखिएगा एयर टू ग्राउंड मिसाइल। आप आसमान से सीधा धरती पर यहाँ पर इस मिसाइल को टारगेट बनाकर हिट करोगे। मान लो दुश्मन का कोई यहाँ पर एयरफोर्स बेस है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेवल वेसल है, ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट है तो सीधा आसमान से आप उसको अटैक करके पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इस मिसाइल में बहुत खतरनाक वॉरहेड का यूज़ किया जाता है। बताया ये भी गया है ये मिसाइल 24 घंटे कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा भी वेदर हो, कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब ही वेदर क्यों ना हो, बहुत सही वेदर क्यों ना हो, हर तरीके से यह मिसाइल परफेक्ट है। इसमें एक ऑप्शन है फायर एंड फॉरगेट का, आप सीधा यहाँ पर इस मिसाइल को दागिए, अपने टारगेट को यह हिट कर सकेगा। इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की बाद में ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और बोला यह भी जाता है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, यानी सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट करेगी, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस मिसाइल की जो स्पीड है दोस्तों वो सुपरसोनिक स्पीड यहाँ पर कहलाती है। अच्छा, कई बार मैंने आपको ये सुपरसोनिक सबसोनिक के बारे में पढ़ाया, इनका डिफरेंस समझाया। आज आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड चलती है, तो बताइए सुपरसोनिक मतलब होता क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है वो। चलिए मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल भी हो हार्ड भी हो इस लेक्चर से पूछता हुआ चलूँ, आपको इसके बारे में जानकारी मिलती चले और लास्ट में फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यानी इस वीडियो से जितने ज़्यादा बेनिफिट्स आप निचोड़ सको उतना ज़्यादा यहाँ पर कोशिश क्या करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको एकदम टू द पॉइंट सटीक आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर अभी हाल ही में एक डिजीज़ न्यूज़ में आई है जिसका नाम है हंटिंगटन डिजीज़, HD जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, बट वो कॉम्प्लेक्स हम करने नहीं देंगे, आराम से और बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर ये जो डिजीज़ है वो न्यूज़ में आई है। साइंटिस्ट की एक टीम है यूके में, उन्होंने हाल ही में एक मेजरमेंट टेक्निक को डेवलप किया है, एक नए मेथड को डेवलप किया है जिससे इस डिजीज़ के बारे में पता लगाया जा सकेगा और हम इसको लेकर अच्छे से ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर सकेंगे, क्योंकि अभी के समय पर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको लेकर है नहीं। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार ये डिजीज़ है क्या, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ध्यान रखिएगा, हंटिंगटन डिजीज़ को मैं अब HD बोल दूंगा आगे, तो इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों HD जो है एक प्रकार की इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब परिवार में, फैमिली में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरीके से ये चलती रहती है। सवाल यह है होती कैसे है। देखो इस बीमारी में एग्जैक्टली होता यह है, हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं, स्पेशली जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है दोस्तों, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और समय के साथ में खत्म हो जाते हैं। सीधा आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है ये डिजीज। ठीक है, एक व्यक्ति की जो ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती हैं, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्रेन है भाई, पूरे बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ऑल ओवर द बॉडी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यह है यहां पर HD। अब दोस्तों ये जो डिजीज है HD, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एडल्ट ओनसेट, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, स्पेशली वो पर्सन या वो व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 30 से 40 के बीच में, उनमें यहाँ पर इस प्रकार के इस वाले डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और एक होती है अर्ली ऑनसेट, क्योंकि दो प्रकार है ना, एक तो हमने पढ़ा, दूसरा अर्ली ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट जो है दोस्तों, ये बहुत कम मात्रा में लोगों को अफेक्ट करती है, स्पेशली यहाँ पर नाम से पता चल रहा है अर्ली ऑनसेट। ये बच्चे की स्पेशली यहाँ पर शुरुआती तौर पर उसका जीवन शुरू हुआ है, शुरुआती तौर पर यहाँ पर बीमारी उसको अफेक्ट करती है। और एडल्ट वाली स्पेशली 30 से 40 के बीच में इसके सिम्टम्स हमको नजर आते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन आएगा। ये तो हमने समझा सर बीमारी में होता क्या है, दो टाइप समझ लिए, ये बताइए कारण क्या है, मतलब होती कैसे बीमारी। दोस्तों कारण यह है कि जब हमारे बॉडी में जो HTT जीन पाया जाता है, इसमें म्यूटेशन हो जाए, इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, जेनेटिकल चेंजेस हो जाएं, तो अगर कोई बदलाव हो जाएगा आपके जीन के अंदर में, तो उससे यहां पर दोस्तों ये बीमारी बनकर आती है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझिए। यहां पर जो बात हुई है HTT जीन के बारे में, HTT जीन जो है दोस्तों हमारे बॉडी में, ये एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है हंटिंगटिन। ठीक है, हंटिंगटिन यहां पर इस प्रोटीन का नाम दिया गया है। अब ये जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ये वही प्रोटीन है जो हमारे नर्व सेल्स को, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। यह प्रोटीन आपके नर्व सेल्स के फंक्शंस को भी यहां पर दोस्तों उसमें मदद करता है, तो प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। जो एक नॉर्मल HTT जीन होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में जो ये वाला जीन होता है, उसमें एक DNA प्रेजेंट होता है। इस तरीके से यहां पे आप देख पाओगे एक DNA प्रेजेंट है। अब जो DNA है दोस्तों, इसके अंदर में बोला जा रहा है कि जो अमीनो एसिड ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है, उसका जो रिपीटिशन होता है वो 11 से 31 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे DNA के अंदर में। तो इसमें जो अमीनो एसिड ग्लूटामाइन जो प्रेजेंट है वो 11 से 31 बार यहाँ पर ये कह सकते हो रिपीट होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन ये जो HD नाम की बीमारी है दोस्तों, ये कब होती है, जब आपका ये जो HTT जीन है इसके अंदर में खूब खतरनाक तरीके से बदलाव हो जाए, और बदलाव होकर दोस्तों आपका जो DNA है वो और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, और ये जो रिपीट्स हैं ये 35 के आसपास पहुंच जाएंगे और 35 से ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तब दोस्तों यहाँ पर ये बीमारी होती है। तो जितने ज़्यादा रिपीटेशंस बढ़ेंगे आपके इस ग्लूटामाइन के, उतना ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी बनकर निकल कर आएगी। और ध्यान रखिएगा, जो ये हंटिंगटन डिजीज़ है ये काफ़ी रेयर है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, और ये बीमारी फैमिली टू फैमिलीज ट्रांसफ़र होती चलती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। सवाल यह है इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। दोस्तों लक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे मूवमेंट में परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि ब्रेन को अफेक्ट पड़ा है, ब्रेन ही आपके पूरे बॉडी को मूव करने में मदद कर रहा है, तो मूवमेंट पर असर पड़ेगा, आपके थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ पर असर पड़ेगा, ऑल ओवर ब्रेन के फंक्शंस कम हो जाएंगे, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकते हैं, मूड स्विंग्स होने लगेंगे बार बार, रीजनिंग में काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी, है ना, आपके बॉडी में एक एबनॉर्मलिटी से यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएगी, आप सही से बोल नहीं पाएंगे,
उसके अलावा यहाँ पर चीज़ों को सही से खा नहीं पाएंगे, स्वॉलो नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पे नज़र आते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में। सवाल यह है, जब बीमारी गंभीर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट दोस्तों आज के समय पर अवेलेबल नहीं है, बट रिसर्चेस चल रही हैं, कुछ मेडिकेशंस वगैरह हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर इस बीमारी को और बदतर होने से थोड़ा सा रोक लिया जाता है। समझ गए? चलिए, क्लियर हो गया ना? अच्छे से कॉम्प्लेक्स था बट यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, डोंट वरी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात आ रही है बिरसा मुंडा जी के बारे में। ये व्यक्ति वो हैं जो बहुत न्यूज़ में आते हैं और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दोस्तों। सवाल यह है कि अब ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों आए? खबरों में इसलिए आए क्योंकि झारखंड के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने मिलकर हाल ही में जो हमारे ये ट्राइबल आइकॉन हैं बिरसा मुंडा जी, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी है। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो चलिए बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। दोस्तों एक बहुत बड़े हीरो हैं, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के तौर पर हम इनको जानते हैं। इनका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ना भूल जाते हैं, ज़रूरी है पढ़ना। एक महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत की आज़ादी में, स्पेशली यहाँ पर जो ट्राइबल रीजन्स हैं जहाँ पर आदिवासी आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लड़े, उनके लिए भगवान है। कई बार इनको भगवान बिरसा मुंडा भी यहाँ पर बोला जाता है। समझ गए? उन्होंने भगवान का टाइटल भी इनको दिया हुआ है। अब बात यह है कि जब वो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, यानी अंग्रेज जब इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उस समय पर जो ट्राइबल रीजन्स हुआ करते थे, वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनके बहुत अत्याचार हो रहे थे। और ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा नाम से ही पता चल रहा है, ये जो व्यक्ति थे दोस्तों ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ये मुंडा ट्राइब इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में आसपास रहा करती थी। ठीक है, ये वो व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े हीरो के तौर पर उभर कर आए बिहार झारखंड में, स्पेशली अर्ली 19th सेंचुरी में। हुआ ये था कि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जो भी आदिवासी लोग रह रहे थे, उनके अंदर में जोश भरा, उनको जगाया कि वो इन अंग्रेज़ों से लड़ें। क्योंकि ये अंग्रेज कर क्या रहे थे? ये अंग्रेज जबरदस्ती फोर्सफुली उनके जमीन को कब्जा रहे थे, उन ट्राइबल कम्युनिटीज को, उनके जमीन को कब्जा कर उन्हीं को यहां पर लेबर बना के रख रहे थे, उनको और गरीबी में ढकेल रहे थे। तो इस चीज के खिलाफ यहां पे इन्होंने आवाज उठाई। सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको साथ में इकट्ठा किया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने समझाया कि हमारी जमीन हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, उस जमीन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है वो समझाया लोगों को। फिर जो ट्राइबल पीपल थे दोस्तों उनको और एंकरेज किया गया कि भाई आप अपने ट्रेडिशंस पर डटे रहिए, किसी के कहने पर उसको छोड़िएगा नहीं, प्लस अपने ट्राइबल रूट्स को फॉलो करके रखिए, अपने ज़मीन पर अपना कब्जा रखिए, किसी दूसरे को कब्जा नहीं करने देना है। और इसी के बेसिस पर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इनों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा मुंडा रेबेलियन में। एक विद्रोह हुआ, बड़ा विद्रोह, जिसको यहाँ पर नाम दिया जाता है उलगुलन का नाम। ठीक है, उलगुलन हो गया या तमर रिवोल्ट भी बोलते हैं। 19th सेंचुरी के आसपास एक बड़ा विद्रोह हुआ और ये जो रेबेलियन था दोस्तों ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये रेबेलियन इन्हीं अंग्रेज़ों के खिलाफ था। ये अंग्रेज़ जो लगातार फॉरेस्ट लॉ लेकर आ गए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जंगलों से उनको निकालना शुरू कर दिया, उनके जितने ट्रेडिशनल लैंड से वो छीनना चालू कर दिया और इन्हीं लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये विद्रोह हुआ दोस्तों, भयानक विद्रोह। और इसमें बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये सब मुंडा राज के अंडर में। अब दोस्तों इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर कैंपेन शुरू कर दिया इन अंग्रेज़ों के खिलाफ, सरप्राइज अटैक्स करने लगे इन अंग्रेज़ों के ऊपर में। और जो बिरसा मुंडा जी की लीडरशिप थी दोस्तों इस पर्टिकुलर रेबेलियन के अंडर में, और ये पूरी लीडरशिप के तहत जो उन्होंने करके दिखाया, उसकी वजह से यहाँ पर इनको बिरसा भगवान या भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इनके फॉलोअर्स जानने लगे। ये एक बड़े इंस्पिरेशन बने सभी लोगों के लिए। और इन्होंने भी कई सारे इंस्पिरेशंस ली अलग अलग जगह से, क्रिश्चियनिटी से, हिंदुइज्म से, और अपने फॉलोअर्स को बोला कि भैया यहाँ पर आप इस पाथ पर चलिए। प्लस इनका जो स्ट्रगल है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, लोगों को जागरूक किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़वाया इस छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन के अंदर में। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज़ों को समझ में आया कि इतने आसान नहीं है इनकी ज़मीन छीन पाना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया एक्ट पास किया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये पास हुआ 1908 में। अब दोस्तों ये जो एक्ट है दोस्तों, इस एक्ट ने कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल इनकी जो ज़मीन छीनी जा रही थी, है ना, जो यहाँ पे पास ऑन किया जा रहा था इनके जो लैंड्स हैं, है ना, उनको दोस्तों यहाँ पे रोका गया। तो ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से संभल कर आया।
तो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं, जो पर्सनैलिटी है, इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। बाद में इनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 में। उस समय पर इनकी उम्र हुआ करती थी 25। आप ये इमेजिन कीजिए, डेथ के समय पर यहाँ पर इनकी जो उम्र थी वो 25 थी। ठीक है, इतना कुछ यहाँ पे वो छोटी सी उम्र में कर चुके थे। और आजकल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब बात यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, जो ये इनका इम्पैक्ट था उसी के बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेट ऑफ झारखंड भी क्रिएट किया जाता है। पता है ना, बिहार से हटकर एक नया राज्य बनाया गया झारखंड साल 2000 में। ये जब बनाया गया था झारखंड नया राज्य, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर ही बनाया गया था। फिर इनको और इम्पोर्टेंस देने के लिए, जो कि मिलना भी चाहिए, 15 नवंबर को हर साल, ध्यान रखिएगा, हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं बिरसा मुंडा जी की। और उस 15 नवंबर को हमने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में एक दिवस डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। तो हर साल 15 नवंबर को यह जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है यहाँ पर घटप्रभा रिवर के बारे में। तो ये जो घटप्रभा रिवर है, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में आई है। ज़रा चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, लोकेशन वगैरह सब कुछ क्लियर करवाता हूँ। खबर ये थी कि 9 लोग को यहाँ पर बचाया गया लोकल्स के माध्यम से, क्योंकि एक ट्रैक्टर दोस्तों इस रिवर में रिसेंटली पलट गया, जिस वजह से यहाँ पर ये जो नदी है वो चर्चाओं में आई है। वैसे ये जो चर्चाओं में रहने का पीछे का रीज़न है सॉलिड नहीं है, बट मैं आपको बताऊं घटप्रभा रिवर अक्सर न्यूज़ में रहती है। तो जो आप रिवर्स का सेक्शन पढ़ते हो ना, उसमें इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। देखिए, ये जो नदी है ये कृष्णा नदी की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, और ये जो नदी है ये हमारे कर्नाटका वाले राज्य में बहती है। अब कृष्णा नदी को देखा जाए तो ये आपको दोस्तों कृष्णा नदी देखने को मिल जाएगी, कई सारे स्टेट से गुजर कर निकलती है। यहीं पर कृष्णा नदी जब बहकर आ रही है, इस नदी में कई सारी नदियां ऐसी हैं कृष्णा नदी की जो इसकी सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरी हैं। इसमें यहाँ पर आप देख पाओगे एक तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा हाल ही में न्यूज़ में थी, पता होगा। तुंगभद्रा नदी जो है ये 2 नदियों से मिलकर बनती है, तुंग और भद्रा। ये दोनों नदियां आई, इस पॉइंट पर मिल गई, तो नाम इनका तुंगभद्रा रख दिया। ये भी आकर कृष्णा में मिल जाती है। फिर उसके बाद जब भी अभी हम बात कर रहे हैं घाटप्रभा नदी की, जिसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, तो घाटप्रभा नदी दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी, ये भी आकर यहाँ पर कृष्णा नदी में मिल जाती है। समझ गए? तो कर्नाटका के अंदर में ये नदी बहती हुई दिखती है, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, जाके उसमें मिल जाती है। और इस घाटप्रभा नदी का जो रिवर बेसिन है दोस्तों, ये 8,829 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स के अंदर में। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है घाटप्रभा, लेकिन दोस्तों घाटप्रभा नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं, इसमें भी कुछ नदी आकर मिलती हैं। वो कौन कौन सी है? एक यहाँ पर आप देख पाओगे हिरण्याकेशी रिवर है, दूसरी है यहाँ पर मार्कंडेय रिवर। ये 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं घाटप्रभा की। अब क्योंकि बात हुई है कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं दोस्तों। ये नदी हमारे साउथ सेंट्रल इंडिया में है। कहां से? अगेन ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से दोस्तों यहाँ पर ये नदी निकल कर आती है। जैसा मैंने आपको दिखाया, यहाँ से यहाँ पर कृष्णा नदी निकल कर इस तरीके से गुजरते हुए, कर्नाटका से होते हुए और कई सारे स्टेट से गुजरते हुए सीधा आकर बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब ध्यान रखिए, जब बात आती है वाटर इनफ्लो की या रिवर बेसिन की, तो कृष्णा नदी 4थी सबसे बड़ी नदी है गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्रा के बाद में। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है। तो महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटका से गुजरते हुए तेलंगाना जाती है और तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के रास्ते सीधा बे ऑफ बंगाल में ये नदी खाली हो जाती है, जैसे अभी हमने मैप में देखा। अब दोस्तों कृष्णा नदी की भी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है वो तुंगभद्रा ही है, और जिसको अभी हम ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं। उसके अलावा तुंगभद्रा के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती हैं, जैसे कोयना रिवर हो गया, भीमा रिवर हो गया, मालप्रभा रिवर हो गई, घटप्रभा रिवर हो गई, अभी हम डिस्कस किया था, येरला रिवर हो गई, है ना, मूसी रिवर हो गई, उसके अलावा दूधगंगा रिवर हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जो कृष्णा में जाकर मिलती हैं। समझ गए? मजा आया? अच्छे से क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 4 सींग वाले एंटीलोप की बात करेंगे।
एक तरीके से हिरण कह सकते हो। ये हिरण का जो सींग है दोस्तों बिल्कुल अलग दिखेगा। दो तो यहाँ पे फोरहेड पर है, माथे पर, दो यहाँ पर इसके कान के जस्ट ऊपर सींग है। यही इसकी पहचान है। यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे 4 सींग इसके नजर आएंगे। इसको नाम दिया गया है 4 हॉर्न एंटीलोप, 4 सींग वाला यहाँ पर हिरण कह सकते हैं। ये बहुत कम ही से दिखाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम ही से। तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में यह दिखाई दिया। इस वजह से ये चर्चाओं में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर एंटीलोप के बारे में। ये 4 सींग वाला जो एंटीलोप है, जिसको हमने चौसिंगा नाम दिया है, चौसिंगा भी बोलते हैं, जैसे 12 सींग वाला है, वैसे यहाँ पर इसको चौसिंगा नाम दिया गया है। ठीक है, ये बहुत छोटे साइज का एंटीलोप है जो एशिया में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस, मतलब ये इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब बात आती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों ये 4 हॉर्न वाला एंटीलोप आपको इंडिया और नेपाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एंडेमिक, यानी इन्हीं 2 देशों में पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इंडिया में कहाँ पर, जो हिमालयाज के फुट हिल्स वाले रीजन है नॉर्थ में, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में ये देखने को मिल जाता है। हैबिटेट यानी कैसे रीजन में इनको रहना पसंद है, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो सूखा या फिर ओपन खुला एरिया होता है वहाँ पे इनको रहना पसंद है। ठीक है, फीचर्स की बात करेंगे तो इनका कलर देखोगे तो येलोइश ब्राउन कलर का है, 4 सींग हैं, इसके बारे में बता दिया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जिसको नोट डाउन करने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब आजकल यूपीएससी बहुत पूछ रहा है। नोट डाउन करने वाली बात यह है, जो ये चौसिंगा है दोस्तों, इनमें जो केवल मेल्स हैं, जो पुरुष होते हैं केवल, वही वाली स्पीशीज में ये इस प्रकार से सींग ग्रो होते हैं। ठीक है, जो 1 पेयर ऑफ हॉर्न है दोस्तों, इनके 2 कान पे लोकेट होते हैं और 2 यहाँ पर इनके माथे पर होते हैं। केवल मेल में ही इस प्रकार से ये हॉर्न्स देखने को मिलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा इस चौसिंगा का जो आयुसन स्टेटस है वो है वल्नरेबल, यानी खतरे में है। डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम में जो आयुसन स्टेटस है वो पूछ लिया जाता है। चलिए, अब पहली बार दोस्तों यहाँ पर ये कहाँ पर देखने को मिला है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। लगभग ये टाइगर रिजर्व दोस्तों यहाँ पर 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये उन एरियाज में आता है जो जहाँ पर आपको नॉर्दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, उसी एरिया में यहाँ पर यह भी आपका टाइगर रिजर्व आता है। यहाँ पर कुछ नदी बहती है। रिवर्स की जब बात आती है तो नर्मदा और यमुना नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यानी इस रिजर्व का कुछ हिस्सा जो है वो नर्मदा और यमुना रिवर के बेसिन पर भी आता है। फिर इसी रिजर्व के अंदर में सिंगोरगढ़ फोर्ट, ये किला भी लोकेटेड है। यहाँ का वेजिटेशन देखोगे तो ड्राई डेसिडियस टाइप है। कई सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर। चलिए आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना जहां पर सरकार एक पक्का घर बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो हुआ क्या है, अभी नई सरकार बन चुकी है, नया कैबिनेट आ चुका है। उस नए कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ एडिशनल घर बनवाने वाले हैं रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, यानी गांव वाले क्षेत्र और शहर वाले क्षेत्र दोनों ही जगह पर 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनवाए जाएंगे लोगों के लिए। यही है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंडर में ऑलरेडी करोड़ों लोगों को घर प्रोवाइड भी करवाया गया है। ये आवास योजना जो है दोस्तों, ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जिसको शुरू किया गया था ताकि अफोर्डेबल हाउस लोगों को दिया जा सके। जो हमारे देश में लोग हैं जिनकी छत पर कोई छत नहीं है, चाहते हैं उनका अपना घर हो, तो उस बेसिस पर यहाँ पर अफोर्डेबल वे में उनको घर प्रोवाइड करवाने की एक पर्टिकुलर स्कीम आई है। जो नई गवर्नमेंट आई है अभी दोस्तों, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, 3 करोड़ से ज़्यादा इस प्रकार के घर को बनवाया जाएगा। इस स्कीम के खुद 2 कंपोनेंट्स हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहर वाले हिस्सों के लिए है, अर्बन जिसके आगे लग जाता है। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिसके आगे यहाँ पर जी लग जाता है। समझ गए। अब पहले अर्बन वार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो अर्बन एरियाज है, जितने भी शहर वाले एरियाज हैं, वहाँ पर यह हाउस प्रोवाइड करवाने का बात करता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। बेनिफिशरीज कौन कौन है, किस किस को फायदा मिलेगा इसका फायदा मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों को, ईडब्ल्यूएस के अंदर में जो आते हैं, यानी उनकी जो आय है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके अलावा लो इनकम ग्रुप आ गए जिनकी इनकम कम है। तीसरे मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग भी आ जाते हैं इसमें सरकार सब्सिडी स्कीम्स का एक सपोर्ट देती है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, यानी कि यहाँ पर जो वो होम लोन वगैरह लेंगे तो उस पर सब्सिडी मिल जाएगी, बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी।
स्पेशली इन्हीं 3 कैटेगरीज के लोगों को EWS, LIG और MIG में जो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद पार्टनरशिप्स को यहाँ पे प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया गया है। जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ में पार्टनरशिप्स को ये प्रमोट करने का काम करता है, ताकि इन लोगों को अफोर्डेबल वे में ये हाउस प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके साथ साथ जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उनको पैसों का सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि वो यहाँ पर अपने खुद के हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो ऐसे अर्बन वाला सिस्टम चलाया गया। ऐसे ही दोस्तों ग्रामीण वाला भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला। ठीक है, जो गांव के क्षेत्र के लिए बात होता है। यहाँ पर एक पक्का घर प्रोवाइड करवाने की बात की है इस स्कीम के तहत, जिस पक्के घर में हर एक बेसिक फैसिलिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बेनिफिशरीज जो होंगे, स्पेशली जो 2011 का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन लोगों को ये घर दिया जाएगा। फीचर्स क्या हैं इसमें भी दोस्तों? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 1.2 लाख प्लेन एरियाज वाले लोगों को दिया जा रहा है और 1.3 लाख हिली एरियाज वाले लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है सपोर्ट के लिए। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो हाउस है वो बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे सरकार का लगातार सारा का सारा टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस इसी पर्टिकुलर स्कीम को, यानी इसी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण वाले स्कीम को दूसरे स्कीम्स के साथ में भी मिलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ में, जिसमें टॉयलेट कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं। MG नरेगा, जिसमें यहाँ पर लोगों को मजदूरी प्रोवाइड करवाई जा रही है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसके बारे में ध्यान रखना होगा। नाउ चलिए आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज का थंबनेल भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा दोस्तों। अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस होने के बाद में रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स के दौरान दोस्तों यहाँ पे 2 लोग ऐसे भी जीत कर आए हैं। लोकसभा में सीट्स यहाँ पर इन्होंने गेन की है, लेकिन वो 2 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों जेल में हैं। ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, यह है इंजीनियर राशिद। ये तिहाड़ जेल में है 2019 से ही। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिख रहा है, यह है अमृतपाल सिंह। इसका नाम आपने सुना होगा, पिछले कुछ समय पर काफ़ी चर्चाओं में रहा है। ये 2023 से ही यहाँ पर जेल के अंदर में है। तो दोनों ही व्यक्ति जेल में हैं और इन्होंने इलेक्शंस लड़े, लोकसभा के इलेक्शंस लड़े, दोनों जीत कर आए। पंजाब से अमृतपाल सिंह जीत कर आया दोस्तों, और इधर यहाँ पर इंजीनियर राशिद। अब होता क्या है कि भाई ये जीत के तो आ चुके हैं, क्या लोकसभा में, संसद में जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे या नहीं? चलिए यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। इसको लेकर कुछ रूल्स, कानून वगैरह क्या बात करता है, हमारे नियम क्या बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, आर्टिकल्स क्या बात करते हैं, जरा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ठीक है, तो हाल ही में ये काफ़ी चर्चा है। ये आपको पता होगा अमृतपाल सिंह के बारे में, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। लगातार इसने यहाँ पर खालिस्तान की मांग की है, यानी देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, पंजाब वाले हिस्से को, उसके आसपास के रीजन को अलग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए जीत कर आया है, पता नहीं कैसे, बट जो भी है। और लाखों वोट्स का गैप है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। होता क्या है, न्यूज़ क्या निकल कर आई है ये समझिए। हाल ही में लोकसभा के जो इलेक्शन है वो हमारे समाप्त हुए। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, उन पे टेरर चार्जेस हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, क्या भैया वो यहाँ पे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? क्या वो एज अ लेजिस्लेटर काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? तो पहला क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आएगा कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा लीडर जो जेल में बंद है, क्या वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम कर सकता है? चलिए समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा का मेंबर बनना या राज्यसभा के मेंबर बनना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हो गया ना। तो ये तो लोकसभा के तौर पर चुनकर आए, तो क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर फंक्शन कर पाएंगे या नहीं? चलिए समझते हैं। पहली चीज यहां पर यह है दोस्तों, लीगल फ्रेमवर्क क्या बोलता है। हमारे पास में इन पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड एक एक्ट है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इस 1951 एक्ट का सेक्शन नंबर 8 क्लॉज नंबर 3 को खोल के देखते हैं। ये बोलता है कि कोई भी एमपी अगर वो किसी अपराध में दोषी साबित हुआ है और उसको कम से कम 2 साल की सजा मिली है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। सिंपल सी बात है, यह यहां पर बोल दिया गया। अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या बोलता है, ये तो लॉ क्या बोलता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब संविधान क्या अधिकार देता है, तो दोस्तों संविधान ये बोलता है कि भले ही कोई व्यक्ति जेल में ही क्यों ना हो, डिस्पाइट बीइंग इन प्रिजन, जो जेल लीडर है उसके पास में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक तौर पर उसका हक है कि वो शपथ ले सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर। तो लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे तो वो मना कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखेंगे तो यहां पर ये कह रहा है कि हाँ भाई शपथ ली जा सकती है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो जेल में क्यों ना हो। लेकिन जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ये बोलता है भैया अगर 2 साल की सजा मिली है किसी पर्टिकुलर केस में तो आप नहीं कर सकते। अब कहोगे संविधान जब अधिकार दे रहा है तो कैसे होगा, तो होगा ये कि भाई जो भी जेल में बंद है वो टेम्पररी बेसिस पर बेल लेगा, पहले
कहेगा भैया टेम्पररी बेल दी जाए मुझे। जब उसको टेम्पररी बेल मिलेगी तो वो जाएगा ओथ सेरेमनी में, शपथ लेगा और फंक्शन करेगा एज एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सवाल यह है, चलो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आ गया, शपथ भी ले चुका। अब जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो उसके जो राइट्स हैं, उसके जो हक हैं, वो क्या होंगे अगर उसको अरेस्ट किया जाएगा तो? मतलब वो अरेस्टेड भी है, उसके राइट्स क्या बोलते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ओथ टेकिंग, कहने का मतलब है जो भी जेल में बंद हुआ हुआ लीडर है वो ओथ ले सकता है, शपथ ले सकता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट उसको यहाँ पर पहले हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उससे परमिशन लेनी होगी। दूसरी चीज़ इनएबिलिटी टू अटेंड प्रोसीडिंग्स, कहने का मतलब है शपथ तो ले लेगा, आओ शपथ ले लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में स्पीकर मेन व्यक्ति है, वही बैठता है, वही उस लोकसभा को मैनेज करता है। जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है वैसे ही लोकसभा में स्पीकर होता है। तो शपथ लेने के बाद में वो उनको इन्फॉर्म करना होगा, उस लीडर को इन्फॉर्म करना होगा, स्पीकर को लिखित में देना होगा कि भाई हम आगे की प्रोसीडिंग्स में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता देगा कि भैया हम आगे की जो हाउस है उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, वह शपथ लेने आए थे वापिस जेल में जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस बेसिस पर यहाँ पर ही हो जाएगा, फिर स्पीकर उसको आगे रेफर कर देगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक केस ये भी है कि मान लो चलो शपथ ले ली, एमपी वगैरह बन गया, लेकिन एक केस मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि अगर वो व्यक्ति शपथ वगैरह लेके एमपी बन गया लेकिन उस पर अगर केस है, वो मुजरिम साबित हो चुका है और उसके ऊपर 2 साल की सजा, कम से कम अगर 2 साल की सजा में फंसा है, वो जेल में गया है, तो इमीडिएटली तुरंत ही यहाँ पर उसकी जो सीट है वो खत्म हो जाएगी, लोकसभा से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल शेयर कर दी। काफ़ी दिनों से लोग पूछ भी रहे थे, सर बताइए वो जेल में है, कैसे होगा, क्या होगा। चलिए ये हमने क्लियर कर लिया, थंबनेल भी इसके बेसिस पर लगा लिया। अब आते हैं अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं आपने कितने अच्छे से, कितने गहराई से हर एक चीज़ को सुना है। तो पहले तो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर्स आप सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। लास्ट में एक साथ में सभी के आंसर्स आपको बता दूंगा, उसको रीमैच करना, देखना कितने सही किए और कितने गलत किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास में 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, 4 सींग वाला जो यहाँ पर हिरण है, उसको देखते हुए 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक स्मॉल बोविड एंटीलोप है जो केवल इंडिया और नेपाल में देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। अगला एक और बहुत इजी क्वेश्चन, बात है घटप्रभा रिवर। ये एक ट्राइब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, कौन से नदी की? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, B गोदावरी, C नर्मदा या फिर D कृष्णा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखने को मिले, एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखने को मिले, जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। लेकिन इनका जो ये पूरा मूवमेंट था दोस्तों, वो कौन से रीजन से रिलेटेड था या कौन से रीजन में इन्होंने मूवमेंट चलाया, वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर प्लेट्यू, या ऑप्शन नंबर सी मालवा प्लेट्यू, या ऑप्शन नंबर डी अरावली रेंज। तो बताइए इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न बात करता है हंटिंगटन डिजीज के बारे में, HD डिजीज के बारे में। तो हंटिंगटन डिजीज को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है ये नहीं बताना, कितने सही है, यानी हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट। पहला, ये बोलता है कि जो ये HD डिजीज है ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, सीधा हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होते हैं धीरे धीरे और टूटते टूटते खत्म हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये HD डिजीज है ये यूजुअली क्या करता है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके दिमाग के जो फंक्शंस है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि भाई इसका कोई भी क्योर नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो इसका ट्रीटमेंट है, अगर हम यहाँ आप देख पाओगे, वो बस खाली यही है कि इसके सिम्टम्स वगैरह थोड़े से कम कर सकते हैं। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, B केवल 2, C तीनों सही हैं, या फिर D सब गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन बात करता है, एक टर्म है एयर लोरा, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, बताइए ये किस चीज़ को रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक साइबर डिफेंस सिस्टम है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी एक सैटेलाइट लॉन्च फॉर ग्लोबल इंटरनेट कवरेज है, या ऑप्शन नंबर सी एक एयर टू ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर डी एक नया एनर्जी एफिशिएंट जेट इंजन है। तो बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं और देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। मैं एक एक करके आंसर बता रहा हूं, आप रीमैच कीजिएगा और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आखिरी वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आखिरी वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जो ये टर्म है एयर अलोरा, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला, ये किस चीज को रेफर करता है? तो दोस्तों ये आपकी एयर टू ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल है। पता है ना, सबसे पहला आर्टिकल यही कवर किया गया था। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया एचडी डिजीज के बारे में बताइए। 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों में से कितने सही हैं? यहाँ पे तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, इससे यहाँ पर कॉग्निटिव फंक्शन पर अफेक्ट होगा। तीसरा, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑल 3 आर द करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया बिरसा मुंडा जी के बारे में, एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, इनका जो मेन क्षेत्र था जहाँ पे इन्होंने अपने मूवमेंट चलाया वो क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में भी कवरेज किया था। फिर आपसे पूछा गया घाट प्रभा रिवर, ये एक सहायक नदी है, बताइए कौन सी नदी की? तो ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी की यहाँ पर एक सहायक नदी है ये। फिर आपसे पूछा गया 4 हॉर्न एंटीलोप के बारे में बताइए। 4 सींग वाला जो ये हिरण है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर पहला बोलता है कि ये जो हिरण है दोस्तों, ये ज्यादातर इंडिया और नेपाल में ही देखने को मिलता है, केवल इन दोनों देशों में पाया जाता है, ये सही बात है। दूसरा, इसको IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, नहीं ये गलत है। एंडेंजर्ड नहीं, वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया, आपको पता होगा। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। क्या रहा आपका स्कोर? कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अब सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ऐसा सपोज करके चलना, तो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। कितने क्वेश्चन सही किए वो भी लिखना। गलत हो रहे हैं निराश ना होइएगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, कल भी वीडियो आएगा, कल भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं बस यही कहूँगा, प्रैक्टिस जरूर करो। इससे कुछ दिनों में आपका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा, मेमोरी पावर इंप्रूव होगा, ब्रेन की पावर इंप्रूव होगी, आप चीज़ों को रिटेन करना सीखोगे। समझ गए? क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ आप हाथों हाथ पढ़ रहे हो, उस पर हाथों हाथ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भटक रहा है, उसको स्थिर करना होगा। समझ गए? उसके लिए एक परफेक्ट तरीका यही है आपके सामने। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।